Good morning everyone. Welcome to social science class. Dear students, in our previous video we have started our chapter 9 establishment of company rule in India. And in this topic we have understood how the company become an imperial power in India and about the first Carnatic War which was fought in 1746 to 1748, and the war ended with the peace treaty between British and French, and lastly France was forced to sign a treaty and hand over Madras to England. So today now we will start our next topic, Second Carnatic War. So let's get start this topic. Second Carnatic War was fought between 1749 to 1754. There was war of successions between Chanda Sahib, son-in-law of Dost Ali Khan, and Anwar Deen for the Carnatic Nawabship. सेकेंड कार्नेटिक वार में हम इंडिया की उस वक्त जो पोजीशंस थी साउथ इंडिया में रूलर्स की उसके बारे में स्टडी करेंगे, और साथ साथ में जो पोजीशंस थी ट्रेड को लेकर जो राइवल बने हुए थे फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में, तो उन्होंने जो यहाँ पर डिसयूनिटी थी नवाब के बीच में, जो कार्नेटिक नवाब था या हैदराबाद का निजाम था, तो उनकी जो सक्सेशन के लिए संघर्ष चल रहा था, वार चल रहा था, इन फाइटिंग चल रही थी आपस में इंडियन जो किंग्स थे उनके बीच में, उसका फ़ायदा किसने उठाया? फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब इन दोनों यूरोपियन कंट्रीज़ का भी मोटिव यही था कि यहाँ पर वो ट्रेड मोनोपोली चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने यहाँ के इंडियन रूलर्स को सपोर्ट किया, ठीक है, ताकि वो उनकी एक तो जो कॉन्फिडेंस है उसको वो विन कर सकें कि जो लोकल रूलर है, जो प्रिंसेस हैं, वो उनको अलाउ कर सकते हैं जब उनको वो सपोर्ट करेंगे युद्ध में। और दूसरा वो चाहते थे यहाँ पर अपनी एम्पायर को इस्टेब्लिश करना। तो उन्होंने यहाँ की जो सिचुएशंस थी, जो कन्फ्लिक्शंस थी, डिसयूनिटी थी, एकता का अभाव ही था, शुरू से ही एकता का अभाव था, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो किया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकंड कार्नेटिक वॉर की। तो कार्नेटिक एक रीज़न था जिसमें जो कार्नेटिक नवाबशिप यानी कि वहाँ का जो नवाब था कर्नाटक का, उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद चंदा साहिब और अनवर दीन के बीच में नवाबशिप को लेकर एक वार सक्सेशन शुरू हो जाता है। तो ये बात करें हम यहाँ पर इस एरिया की, जो कार्नेटिक एरिया था उसकी, कि यहाँ पर वार सक्सेशन था। तो इसी तरह हैदराबाद के अंदर भी एक और रीजन था जिसके ऊपर निज़ाम उल मुल्क जो है रूल कर रहा था, और उसे डेक्कन सूबेदार किसने बनाया था? मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने, ठीक है। और जहांगीर के टाइम में, क्योंकि जहांगीर जो मुग़ल रूलर हुआ है उसका फादर इन लॉ था, ससुर था निज़ामुल मुल्क, और उसे पूरे डेक्कन की सूबेदारी दे रखी थी कि वो डेक्कन के अंदर जो टेरिटरी मुग़लों ने जीत रखी है उसका जो कंट्रोल है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये चलाता था। तो वहाँ पर भी जो निज़ामुल मुल्क की डेथ के बाद वार सक्सेशन शुरू हो जाता है। ये 1748 की बात है। तो वार ब्रोक आउट बिटवीन मुजफ्फ़र जंग और नासिर जंग। अब मुजफ्फ़र जंग जो है ग्रैंडसन है निज़ामुल मुल्क का, निज़ाम उल मुल्क का ग्रैंडसन यानी कि पोता था। निज़ामुल मुल्क नाना हुआ उसका मुजफ्फ़र जंग, ओके। और दूसरी साइड में निज़ामुल मुल्क का बेटा था नासिर जंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सक्सेशन
जो गद्दी थी वो किसको मिलनी चाहिए थी, नासिर जंग को। लेकिन नासिर जंग ने एक षड्यंत्र किया और निज़ामुल उल मुल्क यानी कि अपने फादर को ही मारने की कोशिश की। तो निज़ामुल मुल्क ने गुस्से में आके क्या किया, उसको अपनी गद्दी का वारिस नहीं घोषित किया, बल्कि पोते को मुजफ्फर जंग को वो डेथ से पहले डिक्लेयर कर गया कि मेरी डेथ के बाद जो है हैदराबाद का जो निज़ाम है नेक्स्ट वो मुजफ्फर जंग होगा। लेकिन नासिर जंग कैसे अपनी गद्दी को छोड़ता, अपनी विरासत को कैसे छोड़ता, तो उसने क्या किया, उसने एक सीक्रेट ट्रीटी की, फ्रेंच साइड ए सीक्रेट ट्रीटी विद मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब। अब यहाँ पर देखो डिसयूनिटी है, सब अपनी जो है थ्रोन के लिए, सिंहासन के लिए लड़ रहे हैं। तो फ्रेंच भी बहुत, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको भी सपोर्ट चाहिए थी लोकल प्रिंसेस की। तो उन्होंने क्या किया, एक साइड में जो फ्रेंच थे और एक साइड में ब्रिटिश लोग थे। तो फ्रेंच जो थे उन्होंने किसके साथ एक ट्रीटी की, सीक्रेट ट्रीटी, मुजफ्फर जंग और प्लस चंदा साहिब। ओके, चंदा साहिब कहाँ के नवाब बनना चाहते थे, कार्नेटिक नवाब, और मुजफ्फर जंग को कहाँ का नवाब बनना था, ठीक है, हैदराबाद का। ओके, तो ये तो हो गए एक पार्टी में 3 मेंबर्स, फ्रेंच, ईस्ट इंडिया कंपनी, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब, ठीक है। अब रह गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दूसरी पार्टी कौन सी बनेगी, अब यहाँ पर फ्रेंच ने क्यों ट्रीटी की कि हेल्प देम विद वेल ट्रेंड फ्रेंच फोर्सेस, प्रॉमिस किया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि जब भी गद्दी के लिए युद्ध होगा तो हम आपको अपनी फोर्सेस की हेल्प करेंगे, यानी कि ट्रूप्स जो हैं आपकी हेल्प के लिए युद्ध में भेजेंगे। दे डिफीटेड नासिर जंग एंड अनवरदीन। अब दूसरी पार्टी में नासिर जंग, नासिर जंग भी बोल सकते हैं, नासिर जंग भी कह सकते हैं इसको, प्लस अनवरदीन। नासिर जंग कहाँ का नवाब बनना चाहता था, निज़ाम जो है ये किसका बेटा था, निज़ामुल मुल्क का, और वो हैदराबाद का नवाब बनना चाहता था। और दूसरी साइड था अनवरदीन, अनवरदीन बनना चाहता था कार्नेटिक नवाब। यानी कि 2 सियासतें चल रही थी और उन 2 सियासतों का जो है सपोर्ट किसने किया, वन साइड टीम बन गई फ्रांस की, दूसरी साइड बन गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इनकी इनका मेन मोटिव था, क्या पॉलिसी थी कि आपस में ये राइवल्स थे, फ्रेंच और ब्रिटिश आपस में दुश्मन थे। अब ये दूसरी कंट्री में आके क्या चाहते थे, ट्रेड मोनोपोली। तो दूसरी कंट्री के लोगों का विश्वास जीतते तो तभी इनको कोई ट्रेड करने देता। इसलिए उन्होंने यहाँ के शासकों की जो आपस में ही मतभेद थे, उनकी डिसयूनिटी थी, एकता नहीं थी, उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और साउथ इंडिया के अंदर जो सिचुएशन बन गई वहाँ पर 2 टीम्स बन गई, एक तरफ फ्रेंच हो गई, दूसरी तरफ ब्रिटिश हो गए। अब फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे हैं, मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को। ब्रिटिश किसको सपोर्ट कर रही हैं, नासिर जंग को और अनवरदीन को, ठीक है। नेक्स्ट देखें, दे डिफीटेड नासिर जंग एंड अनवरदीन द नवाब ऑफ कार्नेटिक एंड गेन मोनोपोली ऑफ ट्रेड ओवर साउथ इंडिया। अब फ्रेंच को इस टीम में जैसे 2 टीम्स बन गई, तो उसमें फ्रेंच जिसको सपोर्ट कर रही थी वो पार्टी जीत गई। मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब जो थे दोनों फ्रेंच की ट्रूप्स की हेल्प से वो जीत गए। तो फ्रेंच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नासिर जंग और अनवरदीन जो नवाब था कर्नाटक का, ठीक है, उनको जो है हरा दिया, डिफीट कर दिया और मोनोपोली जो है ट्रेड की साउथ इंडिया के अंदर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। अनवरदीन डाइड इन द बैटल। इस युद्ध का रिज़ल्ट क्या निकला कि जो अनवरदीन था वो युद्ध में मारा गया और उसका जो बेटा था उस एम्पायर को छोड़कर भाग गया। अदर हैंड द इंग्लिश प्लॉटेड विद नासिर जंग एंड डिफीटेड द फ्रेंच आर्मी। फिर कुछ टाइम बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो वीक तो थी, क्योंकि मोस्टली जो युद्ध हुए थे उस टाइम 49 से लेके 54 तक
क्योंकि छोटे छोटे किले थे सराउंडिंग में, उनको वो जीत लेते थे और उसकी जो संपत्ति होती थी, संपदा होती थी, उसके ऊपर कब्जा कर लेते थे। तो इस सिस्टम में जो फ्रेंच थे वो साउंड उनकी पोजीशन हो गई थी, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो गई थी और उनका जो प्रभाव था, दबदबा था साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादा हो गया था। जो लोकल प्रिंसेस थे वो सोचते थे कि जो फ्रेंच आर्मी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इनको ही सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर अपॉइंट हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उसने क्या किया, जो आर्कट का जो किला था वो खाली था, उसको जीत लिया। क्योंकि मोस्टली जो ब्रिटिश ट्रूप्स थी वो किस में उलझी हुई थी, इनके साथ मुजफ्फर जंग और चंदा साहब को सपोर्ट कर रही थी, तो जितनी भी उनकी आर्मी थी वो वहाँ गई हुई थी और ये किला खाली था, तो उसके ऊपर उन्होंने जो है कब्ज़ा कर लिया। और इस तरीके से फिर एक प्लॉटेड क्या होता है, साजिश रची, यानी एक षड्यंत्र के द्वारा क्या किया, नासिर जंग के साथ मिलकर युद्ध किया और जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हार गई। तो सेकंड कार्नेटिक वार में लास्टली किसकी जो है जीत होती है, इंग्लिश जो लोग थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, जबकि साउंड कंडीशन और पोजीशन किनकी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था बहुत ही क्लेवर था, उसने ऐसी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया कि वहाँ पर जो साउंड पोजीशन बनाई हुई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको हार का मुंह देखना पड़ा। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है थर्ड कार्नेटिक वार। दिस वार वॉज फाउट बिटवीन 1756 to 63. The third Carnatic War began in 1756 between the French and the English. यानी ये युद्ध भी ट्रेड मोनोपोली को लेकर फ्रेंच और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी उनके बीच इंडिया के अंदर ही हुआ और कार्नेटिक एरिया में ही हुआ, इसलिए इसे कार्नेटिक वॉर बोलते हैं। व्हेन द फ्रेंच सीज्ड मद्रास, जब मद्रास को देखो फर्स्ट कार्नेटिक वार में इन्होंने वापस कर दिया था मद्रास, एक संधि हुई थी, जो फर्स्ट कार्नेटिक वार भी जो एंड हुआ था एक ट्रीटी के द्वारा हुआ था, जब यूरोप के अंदर इंग्लैंड और फ्रांस में एक समझौता होता है, एक ट्रीटी होती है, तो उस ट्रीटी का इफ़ेक्ट जो था वो इंडिया के अंदर भी पड़ा। कनाडा के अंदर एक एरिया था लुइसबर्ग, जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और इंडिया में मद्रास जो एक किला था, जो एक कॉलोनी बनाया हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो किसने हथिया लिया था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो यानी कि संधि में क्या तय किया गया कि जो कनाडा का लुइसबर्ग है वो फ्रांसीसियों को वापस दिया जाएगा और उसके बदले में इंडिया के अंदर जो मद्रास कैप्चर कर रखा है फ्रेंच ने वो उसको छोड़ देंगे और इस ट्रीटी के द्वारा जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन सेकेंड जो कार्नेटिक वार था उसमें फ्रेंच जब हार रहे थे तो उन्होंने मद्रास को दोबारा जो है कैप्चर कर लिया। सीज्ड क्या होता है, कब्जा करना। तो रॉबर्ट क्लाइव ऑलरेडी यहाँ पर जो है गवर्नर था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, कॉलोनल फोर्ड, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव कहाँ पर था, कार्नेटिक के अंदर, तो उसने क्या किया, कॉलोनल फोर्ड को ऑर्डर किया कि वो जो नॉर्दर्न सरकार वाला पार्ट है जिसमें ट्रेड मोनोपोली किसके पास ही, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, उसको ऑक्यूपाई कर ले। क्योंकि मद्रास जो था जहाँ पर उनका हेड क्वार्टर था उसको बीसीज कर लिया दोबारा से फ्रांसीसियों ने। तो इसके बदले में उसने कहा कि जो नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया है, अब नॉर्दर्न सरकार जो है वो भी साउथ के अंदर यहाँ से कर्नाटक नवाब जो है एरिया नेल्लोर से ऊपर और ये जाता है उड़ीसा तक, तो ये सारा पार्ट जो है यहाँ की मोनोपोली किसके पास ही, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो कॉलोनल को बोला रॉबर्ट क्लाइव ने कि वो ऑक्यूपाई कर ले नॉर्दर्न सरकार। फोर्ड ने युद्ध किया, वहाँ पर गया, तो नॉर्दर्न सरकार में जैसे ही उसने घोषणा की युद्ध की, तो वहाँ पर
एक निज़ाम था, फोर्थ हैदराबाद का नवाब था सलाबत जंग। अब उसने युद्ध तो किया नहीं, क्योंकि उसे पता था कि रॉबर्ट क्लाइव ने बड़े चालाकी से जो कार्नेटिक वार में उनको हरा दिया है, मुजफ्फर जंग को, चंदा साहिब को, तो इनका सामना वो नहीं कर पाया, तो उसने सरेंडर कर दिया। और सलाबत जंग ने क्या किया, नॉर्दर्न सरकार वाला जो पार्ट था वो ब्रिटिश जो फोर्ट था उसको दे दिया। सलाबत जंग गेव नॉर्दर्न सरकार टू द ब्रिटिश, बैटल टुक प्लेस इन 1760। अब यहाँ पर किनका जो है मोनोपोली थी, फ्रांसीसियों की। जैसे ही सलाबत जंग ने वो एरिया किसको दे दिया, ब्रिटिश को, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, युद्ध का ऐलान कर दिया। और ये युद्ध हुआ वांडीवाश के अंदर 1716 में इंग्लिश और द फ्रेंच के बीच में। फ्रेंच वर डिफीटेड, लेकिन इस युद्ध में जो फ्रेंच थे उनकी हार हुई। अब इस हार से देखो क्या रिजल्ट निकला, पौंडीचेरी, पुदुचेरी जिसे बोला जाता है, पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के पास था, वाज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश। उसके ऊपर किसका कब्जा हो गया, ब्रिटिश का। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि जब इंडिया के अंदर ये यूरोपियन कंट्रीज़ आए तो दोनों ही यूरोपियन कंट्रीज़ ने ईस्ट साइड में अपने जो है किले बनाए थे, अपने फोर्ट बनाए थे। तो पोर्तुगीज़ जो पौंडीचेरी, ठीक है, और इसके साथ का जो एरिया था वो फ्रांसीसियों के पास था, मद्रास और कडुलूर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास था। तो पौंडीचेरी को जैसे ही ऑक्यूपाई कर लिया, पुदुचेरी किसके पास आ गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। व्हेन द 7 वार्स एंडेड इन यूरोप 1763। अब जैसे ही इंडिया के अंदर युद्ध चल रहे थे यूरोपियन कंट्रीज़ के, तो यूरोप के अंदर भी ये ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि कंटिन्यू जो नियर अबाउट 7 ईयर्स तक फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध होता रहा। तो जैसे ही यूरोप के अंदर 1763 में युद्ध ख़त्म हुआ तो वहाँ पर एक ट्रीटी हुई, पेरिस की संधि हुई, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या किया गया, पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को वापस दे दिया गया। और रॉबर्ट क्लाइव जो था, अब चाहे फ्रांसीसियों को ये पौंडीचेरी वापस मिल गया था, लेकिन फ्रांसीसी इसको हार गए थे। और इस हार के बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने जो अपनी एक पहचान खो दी थी, उनकी दोबारा से एक पहचान बन गई। उनका इतना इन्फ्लुएंस बढ़ गया, रॉबर्ट क्लाइव जो था अपने प्लान में सक्सेसफुल हुआ, और जो लोकल प्रिंसेस थे, राजकुमार थे, उनके अंदर उसने काफ़ी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया था। ही वन मैनी मोर बैटल्स, इसके बाद भी उसने बहुत सारे युद्ध किए। इंग्लिश और फॉइल्ड डुप्लेक्स, और डुप्ले को देश छोड़कर जो है, देश छोड़कर क्या, उसको वापस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस जो है फ्रांस के अंदर बुला लिया एज आ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट डिफीट्स, क्योंकि लगातार वो डुप्ले जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हारता जा रहा था। डुप्ले वाज कॉल्ड बैक टू फ्रांस इन डिसग्रेस। अब इसको इतना बड़ा जो गवर्नर था, बहुत ही इसका साउथ इंडिया के अंदर प्रभाव था, मोनोपोली थी, तो जैसे ही ये युद्ध हारा और इसको वापस बुला लिया, तो इसकी जो डिसग्रेस, जो इसकी एक पहचान थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। इसको अपमानित महसूस हो रहा था, इसकी इंसल्ट हो गई थी, जब इसको वापस जो ऑर्डर मिल गए कि वो फ्रांस के अंदर वापस आ जाए। इवेंचुअली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिसॉल्व्ड इन 1770, और इवेंचुअली लास्टली जो है फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया के अंदर 1717 में पूरी तरह से उसका एग्जिस्टेंस जो था वो ख़त्म हो चुका था। फ्रेंच एम्बिशंस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन एम्पायर इन इंडिया एंडेड एंड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश। तो फ्रेंच जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ से पूरी तरह से ख़त्म हो गई, और ब्रिटिश जो सुप्रीमेसी थी उसकी इस्टेब्लिशमेंट इस थर्ड कार्नेटिक वार के बाद हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर सिर्फ
एक ही यूरोपियन कंपनी रह गई और वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे ही उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत ईज़िली साउथ इंडिया को कैप्चर कर लिया है और मोस्टली उस वक्त के जो लोकल नेटिव प्रिंसेस थे वो उनसे बहुत प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस्ड थे। तो अब यहाँ पर उनकी जो एम्बिशंस थी, यानी कि जो उनकी ग्रीड थी वो और बढ़ गई और उन्होंने अपने ट्रेड को बढ़ाने के साथ साथ क्या किया, यहाँ पर अपनी जो एम्पायर की जो एम्बिशंस थी वो जाग गई और उन्होंने अपने आप को फर्दर इस्टेब्लिश करने के लिए वो मूव कर गए और वो मूव किए बंगाल की तरफ। अब यहाँ पर बंगाल की स्टोरी में क्या है कि जैसे ही हमने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने सुना था कि मुग़ल रूलर जो था औरंगज़ेब 1707 में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके अंडर जितनी भी रियासतें थी, टेरिटरीज़ थी, वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये नेचुरली है जब सेंट्रल पावर वीक हो जाती है, यानी कि जब राजा ही वीक हो जाता है या राजा की डेथ हो जाती है और उसके जो सक्सेसर्स होते हैं वो कैपेबल नहीं होते, तो उनके अंडर जो रियासतें होती हैं या जो एम्पायर्स होती हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देती हैं। तो स्टार्टिंग में चैप्टर के हमने पढ़ा था कि औरंगज़ेब की डेथ के बाद क्या होता है, बहुत सारी रियासतें और बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ थी जो कभी मुग़लों का लोहा मानती थी, जैसे ही मुग़ल डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ तो उन लोगों ने भी अपनी अपनी रियासतों में अपने आप को फिर दोबारा से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब उन रियासतों में जो बंगाल थी वो बहुत बड़ी रियासत थी और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर्स थी, ठीक है। और सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स भी थे, रिवर भी जो थी सेडिमेंट्स लेकर आती थी, फर्टाइल एरिया था, और साथ साथ में जो यहाँ पर एक पोर्ट था, हुगली पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, तो यहाँ से जो रॉ मटेरियल था, जो अंग्रेज़ों की नीड थी इंडस्ट्रीज़ की, वो रॉ मटेरियल जो था बंदरगाहों के माध्यम से इंग्लैंड को ईज़िली पहुंचाया जा सकता था। तो अब यहाँ पर जैसे ही साउथ इंडिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का होल्ड हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वापस मूव होने की बजाय वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जो है देखो नॉर्दर्न सरकार तक उन्होंने अपना ऑक्यूपाई कर लिया था एरिया, फिर वो बंगाल की तरफ बढ़े। अब वहाँ पर भी डिसयूनिटी थी और इस डिसयूनिटी का, क्योंकि वहाँ भी नवाबशिप को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे, इवन कि वो अपने ही जो रिलेशंस में होते थे, ठीक है, फादर की डेथ कर रहा है, मर्डर कर रहा है, बेटा कर रहा है तो अपनी गद्दी संभाल रहा है, ऐसे जो सिस्टम था मुसलमानों के अंदर ज़्यादा था कि अपने पिता को ही मार कर जो है बेटा गद्दी पर बैठ जाता था। तो यहाँ पर ये जो डिसयूनिटी थी, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्शंस थे, उन चीज़ का जो है सिचुएशंस का फ़ायदा किसने उठाया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।